नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर से। हम सरकार का बजट का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में बजटीय नीति के बारे में पढ़ेंगे। बजटीय नीति से तात्पर्य राजकोषीय नीति से है। तो राजकोषीय नीति के क्या क्या तत्व होते हैं उनको भी जानेंगे। तो बजट नीति दो मुद्दों से संबंधित होती है। पहला, वे मदे जिन पर सरकार को व्यय करना चाहिए, और दूसरा, अपने वित्तीयन के लिए सरकार को संसाधन किस प्रकार जुटाने चाहिए। मतलब जो सरकार की अर्निंग्स होगी, जो प्राप्तियां होंगी, वो किस प्रकार से होगी, क्या क्या स्रोत होंगे उनके जहां से उन्हें आय मिलेगी, और सरकार को क्या किन मदों पर व्यय करना चाहिए। ये बजट नीति के या राजकोषीय नीति के दो मुख्य मुद्दे होते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर जो है, यानी कि जिन पर सरकार को व्यय करना चाहिए, कहाँ कहाँ व्यय करती है सरकार देश के सम्मुख विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। उदाहरण, मतलब सरकार को प्राथमिकता जो होती है किसी भी सरकार के उद्देश्य के, उसके आधार पर सरकार व्यय करती है। अगर दूसरे देशों से आक्रमण की निरंतरता आशंका बनी रहती है, यदि सरकार के पास किसी समस्या, यदि किसी ऐसी आशंका से है जिसमें कि दूसरा देश किसी एक देश पर हमला कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, लड़ाई की ऐसी स्थिति हो रही है, युद्ध जैसे वातावरण का निर्माण हो रहा हो, तो सरकार क्या करेगी? सरकार के पास रक्षा पर व्यय बढ़ाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं होंगे। तो सरकार इस प्रकार से कार्य करेगी कि वो अपने रक्षा से संबंधित उपकरणों को खरीदेगी। ठीक है, यानी वो अपना बजट जो है वो रक्षा पर ज्यादा व्यय करेगी। पर जैसे मान लीजिए अगर किसी महामारी के फैलने की आशंका हो, तो सरकार के पास स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक व्यय करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी वर्तमान में कोरोना संकट चल रहा है, कोरोना महामारी है, तो सरकार का बजट इस प्रकार का होगा अगला, जिससे कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक से अधिक व्यय करे। परंतु जैसा कि रक्षा पर भी, मतलब संतुलित बजट बनाती है कि भाई रक्षा पर भी थोड़ा सा व्यय होगा कि इस प्रकार के वातावरण, जैसे हम अभी कुछ समय पहले देखे तो चाइना से हमारे टकरार हुई गलवान में, और पाकिस्तान से भी घुसपैठी आते रहते हैं, तो उस प्रकार से हमको रक्षा पर भी व्यय करना पड़ता है। और वर्तमान में जो महामारी चल रही है कोरोना, उसका भी सामना करने के लिए व्यय करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये तो मैंने सामान्य से उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार की समस्या होती है, सरकार उसी प्रकार से अपना बजट का उद्देश्य बनाती है। अगर सरकार ने भूतकाल में ऋण लिया हुआ, तो उसे ब्याज भुगतान पर अधिक व्यय करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार का कहाँ कहाँ व्यय करना चाहिए, तो वो कुल मिला के उनकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न जो है कि संसाधन जुटाना, तो विभिन्न तरीकों पर विचार करना पड़ता है कि जनता पर अधिक कर लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। कर के माध्यम से एक तो संसाधन जुटाए जाते हैं, ठीक है, गैर कर आय और गैर कर आय हमने पढ़ा पहले राजस्व प्राप्तियों में और पूंजीगत प्राप्तियों में कि भाई ऋण भी लेते हैं हम। तो संसाधन जुटाने के क्या क्या स्रोत होते हैं, इसमें जनता पर कर लगाया जाए नहीं लगाया जाए, किस वर्ग के लोगों पर अधिक कर लगाया जाएगा, ठीक है, किन वस्तुओं पर कर लगाया जाए, सरकार को कितना ऋण लेना चाहिए, किससे ऋण लिया जाए, किस रूप में लिया जाए। इन प्रश्नों का उत्तर सरकार की नीति उद्देश्यों में मिलता है। तो इस प्रकार से सरकार जो बजट बनाती है, जो उसमें बजट नीति होती है, उसमें ये प्रश्न होते हैं जिनके आधार पर सरकार निर्णय लेती है कि उन्हें वो वित्तीयन किस प्रकार से करना होगा। राजकोषीय नीति सरकार के राजस्व को बढ़ाने तथा व्यय में वृद्धि करने से संबंधित है। तो राजकोषीय नीति क्या है? एक तो राजस्व को बढ़ाना हो, उसका उद्देश्य मेन, तो दूसरा व्यय में वृद्धि करने से संबंधित होती है कि व्यय को किस प्रकार से ठीक तरीके से व्यय हुआ, जो भी संसाधन हमने जुटाए हैं, जो भी आय या प्राप्ति हमें हुई है, उसको किस प्रकार से व्यय करें, किस प्रकार प्राथमिकताओं का निर्धारण करें। राजस्व को सृजन करने तथा व्यय में वृद्धि करने के लिए सरकार की वित्तीय नीति को बजटीय अथवा राजकोषीय नीति कहते हैं। ये शॉर्ट में मैंने लिया है, इसको शॉर्ट में ही है। डिटेल में हम जब राजकोषीय नीति का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम बजट पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक सामान्य से छोटा सा कंसेप्ट है जो कि हमें समझना आवश्यक है। तो राजकोषीय उपाय के अंतर्गत सरकार पहला जो होती है वो सार्वजनिक व्यय होता है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय, सरकार अनेक प्रकार की वस्तुओं पर धन खर्च करती है। सेना पर, पुलिस से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हस्तांतरण, भुगतान जैसे कि पेंशन, छात्रवृत्ति, ठीक है, इस प्रकार की जैसी कल्याणकारी सेवाओं पर भी
सरकार खर्च करती है। तो सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है, वो सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आता है। जो कि दूसरा होता है कराधान। कराधान में क्या होता है, सरकार नए कर लगाती है तथा वर्तमान में करों की दरों में परिवर्तन करती है। सरकार के व्यय की पूर्ति कर लगाकर की जाती है। एक्चुअली राजकोषीय नीति को हम जो बिजनेस साइकिल होता है, व्यापार चक्र होता है, इसमें तेजी और मंदी आती है, उस मंदी को भी नियंत्रण या तेजी को नियंत्रण करने के लिए भी राजकोषीय उपाय के साथ साथ मौद्रिक नीति का भी लगाते हैं, उपाय करते हैं, और राजकोषीय नीति के भी उपाय करते हैं। तभी वो अर्थव्यवस्था की जो बिगड़ी हुई स्थिति होती है उसको संभाला जा सकता है। तो दूसरा होता है कराधान। कराधान में क्या होता है, सरकार है तो नई कर लगती है, या जो वर्तमान में कर उधर होती है उनमें परिवर्तन करती है, उनको कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, जैसी भी उस समय परिस्थितियां होती है उस प्रकार से सरकार के व्यय की पूर्ति कर लगाकर की जाती है। तो सरकार कर के माध्यम से भी अपना आय इकट्ठी करती है। तीसरा होता है सार्वजनिक ऋण, यानी सार्वजनिक ऋण सरकार जनता से, किसानों से ऋण लेती है। तो किसके माध्यम से लेती है, सरकार बॉन्ड का जारी करती है, राष्ट्रीय बचत पत्र होता है, किसान विकास पत्र होता है, आदि के माध्यम से जनता से, विदेशों से भी धन जुटाती है। अन्य उपाय के अंतर्गत आते हैं जैसे राशनिंग और कीमत नियंत्रण, की राशनिंग कर दी जाती है, कीमत को नियंत्रित किया जाता है, मजदूरी को नियंत्रित कर लिया जाता है, वस्तुओं को, सेवाओं को उत्पादन बढ़ाना, ये अन्य उपाय होते हैं जिनके माध्यम से सरकार अपनी बजटीय नीति को बनाती है। तो ये हमने शॉर्ट में देखा, सार्वजनिक व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण, अन्य उपाय। नेक्स्ट है बजटीय नीति के उद्देश्य। बजट नीति के क्या उद्देश्य होते हैं, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना। कि किसी भी राष्ट्र में आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य है कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े और वहाँ उत्पादन बढ़े, विकास हो, अर्थात सरकार की आधारभूत एवं भारी उद्योगों जैसे इस्पात उद्योग, रसायन, उर्वरक, मशीन आदि की स्थापना कर आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करती है। यह आधारिक संरचना जैसे सड़क, नहर, रेल, हवाई अड्डा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जल एवं विद्युत आपूर्ति, दूरसंचार इत्यादि का भी निर्माण करती है, जो आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देती हैं। मतलब वहाँ आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, शक्ति, इन सब सुविधाओं का विकास हो, उद्योग धंधे लगे, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ठीक है, उत्पादन बढ़े। तो इस प्रकार से आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना उसका उद्देश्य होता है। आधारभूत एवं भारी उद्योग तथा आधारिक संरचनाएं दोनों के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके लिए सामान्यतः निजी क्षेत्र आगे नहीं आता है, चूंकि ये उद्योग एवं आधारिक संरचना सुविधाएं देश में आर्थिक समृद्धि के लिए अनिवार्य है। इसलिए इनकी स्थापना और इनको विकसित करने का सारा भार सरकार पर ही पड़ता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो देश में आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करे। नेक्स्ट है आय एवं संपत्ति की असमानताओं को कम करना। कि भाई जो असमानता हो रही है, आर्थिक असमानता हो रही है, उसे भी सरकार कम करे। सरकार अमीरों पर कर लगाकर गरीबों पर अधिक व्यय कर आय और संपत्ति की असमानता को कम करती है। साथ ही ये गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिससे उनके आय कमाने में सहायता करती है। नहीं, आय की आर्थिक असमानता जो बढ़ रही है, वो कल्याणकारी कार्य कर गरीबों की मदद कर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री देकर, ठीक है, उनकी मुख्य आधारभूत सुविधाएं जो होती है, रोटी कपड़े मकान की, वो प्रदान करे, और टैक्स के माध्यम से भी इस असमानता को कम करने का प्रयास करते हैं। सरकार अमीरों पर कर टैक्स लगाते रहते हैं, जो प्रगतिशील कर प्रणाली जो होती है उसके माध्यम से, और गरीबों पर कम कर लगता है। इस प्रकार से कुल मिला के आर्थिक असमानताओं को दूर करना भी बजटीय नीति का उद्देश्य होता है। थर्ड है रोजगार के अवसर प्रदान करना। कि किसी भी राष्ट्र में रोजगार सृजन हो, रोजगार को बढ़ावा मिले। सरकार विभिन्न तरीकों से रोजगार के अवसर को बढ़ाती है। जब वे एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करती है तो नौकरियों का सृजन करती है। सरकार जो भी सरकारी कंपनियां लगाएगी, जिससे कि आपने देखा कि भेल है, गेल है, सेल है, जो नवरत्न कंपनीज हैं, उनमें रोजगार मिलता है लोगों को। तो सरकार के इन इस प्रकार की सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम स्थापित करती है, जिससे नई नई नौकरियों का सृजन होता है, नए नए लोगों को रोजगार मिलता है। वह निजी क्षेत्र को आर्थिक सहायता एवं दूसरे को प्रकार के प्रोत्साहन जैसे करों में छूट, कर की दर को कम करना आदि, जैसे करों में छूट, करों की दरों को कम करना आदि उत्पादन और रोजगार बढ़ाने वाली स्थितियों को प्रोत्साहित करती है। रोजगार को बढ़ावा देने वाले
लघु व कुटीर और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। ऐसा वह कर में छूट, आर्थिक सहायता, अनुदान, कम ब्याज दर पर ऋण आदि प्रदान करके करती है। अतः ये सड़क, पुल, नहर, भवन निर्माण, लोक निर्माण कार्यक्रमों द्वारा गरीबों के लिए रोजगार का सृजन करती है। तो इस प्रकार से सरकार इस बजट के में इस प्रकार की एक्टिविटीज पे ज्यादा व्यय करता है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, नए नए उद्योग धंधे स्थापित हो। नेक्स्ट है मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करना। सरकार क्या करती है, आवश्यक वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति पर नियंत्रण करती है, जिससे कि कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करती है। सरकार का प्राथमिक कार्य है, ये प्राथमिक कार्य है कि वो किसी भी वस्तु के दामों को अत्यधिक ना बढ़ने दे, तो उनका भंडारण कोई गलत तरीके से उनका भंडारण ना करे, काला बाजारी ना हो। तो जो भी आवश्यक वस्तु है उनकी पूर्ति पर नियंत्रण और उनकी कीमतों पर स्थिरता होनी चाहिए। इसलिए सरकार राशन एवं उचित मूल्य की दुकानों पर व्यय करती है। जिसके पास खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार होता है वह घरेलू गैस, बिजली, जल, आवश्यक वस्तुओं जैसी यातायात की आर्थिक सहायता प्रदान करती है और कीमतों को बढ़ने से होती है, ताकि आम आदमी इनका उपभोग कर सके। अदरवाइज क्या होगा कि मूल्यों में स्थिरता नहीं होगी तो देश में महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी और जो सामान्य व्यक्ति है उसे आवश्यक वस्तुएं भी नहीं मिलेगी। भुगतान संतुलन घाटे को ठीक करना। किसी देश का भुगतान संतुलन खाता दूसरे देश के साथ उनकी प्राप्तियों में भुगतान को अंकित करता है। भुगतान संतुलन भी ठीक करती है, क्योंकि दूसरे देशों के साथ जो प्राप्ति और भुगतान होता है उसमें कई बार असंतुलन आ जाता है। जब विदेशियों में किया गया भुगतान विदेशियों से प्राप्तियों से अधिक हो तो भुगतान संतुलन घाटे में कहा जाता है। प्राय ये घाटा देश के आयात का निर्यात से अधिक होने पर होता है। जैसे कोई देश है जो आयात ज्यादा कर ले, निर्यात अधिक कम हो, तो आयात का निर्यात से अधिक हो जाता है तो विदेशी भुगतान घाटा संतुलन नहीं होता है, वो असंतुलित हो जाता है। आयात पर विदेशियों को भुगतान निर्यात पर विदेशियों से प्राप्ति से अधिक होता है। इस स्थिति में भुगतान संतुलन घाटे को कम करने के लिए सरकार आयात पर कर लगा देती है और आयात को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि आयात ज्यादा हो रहे हैं इसलिए आयात पर क्या करती है, सरकार कर लगा देती है। और निर्यात एवं आर्थिक सहायता और दूसरे वस्तुओं को प्रोत्साहन देती है ताकि निर्यात ज्यादा हो और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो। इस प्रकार से ये भी बजट नीति का एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है प्रभावशील प्रशासन प्रदान करना। एक प्रभावशील प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार पुलिस, रक्षा, विधायिका, न्यायपालिका आदि पर सरकार काफी व्यय करती है। ठीक है, ये सब संस्थाएं सरकार के अंतर्गत आती है, इनका विस्तार करती है और इनको सशक्त बनाने का प्रयास सरकार करती है। नेक्स्ट, जैसे कि हम नटशेल में देखें क्या होता है। बजट एक वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित व्यय एवं राजस्व से संबंधित एक समेकित वित्तीय विवरण है। ठीक है, सरकार बजट प्राप्तियों में दो प्रकार की होती है, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में होने वाले अपने अंशों की बिक्री को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का विनिवेश कहते हैं। सरकारी व्यय को इसमें वर्गीकृत राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, योजना तथा गैर योजना व्यय, ये व्यय सरकारी व्यय के भाग है। ये आप वीडियोस में डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा। ऋण के अलावा कुल बजटीय प्राप्तियों के ऊपर कुल बजटीय व्यय का आधिक्य ये सरकार के कुल ऋण की जरूरत को दर्शाता है। सरकार 3 तरीकों से घाटा का वित्तीयन करती है, जनता, विदेशी सरकारों से ऋण लेकर, भारतीय रिजर्व बैंक से नकद शेष की निकासी करके और रिजर्व बैंकों से ऋण लेकर। सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के अनुरूप व्यय के मदों में वित्तीयन के स्रोतों को चुनाव को सरकारी बजटीय नीति कहा जाता है। बजट नीति के क्या उद्देश्य होते हैं? बजट समृद्धि को प्रोत्साहन करना, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन देना, आय एवं संपत्ति की असमानताओं यानी आर्थिक असमानताओं को कम करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, उनको प्रदान करना, कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना, भुगतान संतुलन घाटे को ठीक करना और प्रभावशील प्रशासन को प्रदान करना। तो ये हमने नटशेल में देखा कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं, तो इस प्रकार से आपका बजट, ये चैप्टर जो सरकार का बजट होता है उसके विभिन्न उदाहरणों का अध्ययन करा। ये 4 वीडियोस में हमने बनाया है। इन चारों वीडियो को आप देखें एक साथ और डिटेल में कोई भी आपको समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप पर और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखकर मेरे से शेयर कर सकते हैं। यथासंभव उन्हें दूर करने का प्रयास करूँगा। ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का हल आप
विचार कीजिएगा सरकार का बजट क्या है, वित्तीय वर्ष से आप क्या समझते हैं। सरकार के बजट की संरचना की रूपरेखा को बताइए, इसके विभिन्न घटकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में क्या अंतर होता है, भेद कीजिए। राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। योजना तथा गैर योजना व्यय में अंतर बताइए। बचत के बजट और घाटे के बजट में भेद कीजिए। राजकोषीय घाटा क्या होता है, बजटीय घाटा क्या होता है। ये सभी पॉइंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, रेलवेज हुआ, बैंक हुआ, कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसलिए इनका बेसिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। आप इन्हें डिटेल में पढ़ें। धन्यवाद।